थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपनी सोच को विराम दीजिए। श्रीमान, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? तो आप अपनी सोच को विराम दीजिए। मैंने समय से बहुत अधिक प्रतीक्षा कर ली है। 11:50 पर मेरा भाषण खत्म हो जाना चाहिए था। आपने मुझे 11:10 से 11:50 का समय दिया था। समय खत्म हो गया है। अब मुझे क्या क्षमा चाहते हैं सर, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। क्षमा से नहीं होता है, ऐसे नहीं चलेगा मिस्टर। आपने मुझे 40 मिनट जबरदस्ती बैठाला। मुझे तो समय दिया गया था 11:10 का, इसलिए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि कुछ नहीं बदलेगा। नई शिक्षा नीति भी उसी तरह रह जाएगी जैसे कि 86 या 92 की शिक्षा नीति थी, क्योंकि दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। समय के प्रति श्रद्धा नहीं आएगी, व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। संस्थाएं अगर समय का उपयोग नहीं सीखेंगी तो यहाँ से पढ़कर गया डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक वो भी समय से नहीं जाएगा अपने निवास स्थान पर, अपने कार्यस्थल पर। ये बातें हम क्यों नहीं समझते? कितनी प्रशंसा लोगों की आप करना चाहते हैं? किसको प्रशंसा चाहिए? आपने जिस विषय पर आयोजित किया था उस पर प्रारंभ करिए। उसके गहन अध्ययन जिन्होंने किया है उनको बोलने को कहिए। मेरे जैसे लोगों को आप बुलाते हैं और आप इस बात का कतई ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने मेरा 1 घंटा जो समय है वो व्यर्थ किया है। मैं क्यों इस हाँ करूं? आपने बहुत लोगों को विपत महोदय, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं क्योंकि मेरा उठ जाना अच्छा नहीं रहेगा, स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कष्ट में हूं। मुझे जो कुछ देखा है उससे मुझे घोर कष्ट हुआ है, समय का दुरुपयोग हुआ है, और मैं अपनी बात शिक्षा नीति की बातें मेरे मन से हट गई। मेरे मन में दूसरी बातें आ रही हैं। आप में सभी लोगों को मालूम है कि दुनिया में सबसे अधिक अपमानित देश द्वितीय विश्व युद्ध में कौन था? जापान था। सबसे अधिक पीड़ित और प्रताड़ित देश था। 1950 के आसपास बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव में जो उत्पाद सबसे खराब होता था उसको कहते थे जापानी माल। और 1980 में क्या हुआ? जापान का उत्पाद दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो इसको स्वीकार न करता हो। एक विद्यार्थी के नाते, एक अध्यापक के नाते मैं इसको समझना चाहता था, और मैंने जब भी मुझे जापान जाने का मौका मिला मैंने इस प्रश्न को बहुत लोगों से पूछा, और मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे इसका जो उत्तर मिला है वो नई शिक्षा नीति को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे उन्होंने कहा कि हमने 2 काम किए। हमने सोचा कि भविष्य तो बच्चे बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, और वही बच्चे बनाएंगे जो जिनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। अच्छी शिक्षा से भी काम नहीं चलेगा, गुणवत्ता वाली शिक्षा से भी काम नहीं चलेगा। देश तो वो बनाएंगे जिनके व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। देश तो वो बनाएंगे जिनकी शिक्षा ऐसी होगी जो ज्ञान के साथ साथ विवेक और बुद्धि भी प्रदान करेगी। बुद्धि देगी, विवेक भी देगा। ये बताएगी कि ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए और ज्ञान का उपयोग मानव हित में कैसे किया जाए। उन्होंने अपने बच्चों पर पूरी तरह ध्यान दिया, उनको स्कूल दिया। अध्यापकों के प्रशिक्षण में इस बात पर ध्यान दिया कि आप जो भी कर रहे हैं भारत के निर्माण में हिस्सेदारी कर रहे हैं। आपका एक एक क्षण देश के लिए लागू होना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आप फर्श की सफाई कर रहे हैं, आपका योगदान बराबरी का, दोनों का महत्व। और आज उनके बच्चे हिरोशिमा जाते हैं, वहां पर उन्हें सिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि हम जब हिरोशिमा हुआ था तब कहां पर थे, आज हम कहां पर हैं, और हम इस यात्रा में हमने क्या क्या देखा है, क्या सीखा है। क्या सीखा है? हमने समय का सम्मान करना सीखा है। यदि कोई अध्यापक कक्षा में 10 मिनट देर से जाता है और 50 विद्यार्थी उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो उसे आत्मग्लानि होती है। हमें नहीं होती। आत्मग्लानि ये होती है कि मैंने देश के विकास से, इन बच्चों के जीवन निर्वाह से, इन बच्चों के व्यक्तित्व विकास से 500 मिनट, 10 गुणे 50, 500 मिनट की चोरी कर ली। Stolen 500 minutes on the progress of these young children and from the progress of my country। देश ऐसे बनता है।
नीतियां ऐसे लोगों के द्वारा आत्मग्लानि सही ढंग से लागू होती है। और ये बात आत्मग्लानि होती है कि मैंने देश के विकास से, इन बच्चों के जीवन निर्वाह से, इन बच्चों के व्यक्तित्व विकास से 500 मिनट 10 गुणे 50 500 मिनट की कोई आवश्यकता स्टोन इन 500 मिनट्स ऑन प्रोग्रेस ऑफ दी बनानी चाहिए थी। हमने पहले फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ व्हीकल। अच्छी नीति वो होती है जो समय के साथ देश ऐसे अपने में नीतियां ऐसे लोगों के द्वारा आत्मग्लानि सही ढंग से लागू होती है और डायनेमिज्म which responds to the issues and prepares people to find out solutions। इस दृष्टिकोण से हमें आज सवाल ये होता है कि मैंने देश के विकास से, इन बच्चों के जीवन निर्वाह से, इन बच्चों के क्या हमें सवाल पूछना चाहिए शिक्षा नीति से? हम वर्षों से लगातार ये कहते रहे 500 मिनट 10 गुणे 50। हमारे यहाँ एक अनूठी शिक्षा व्यवस्था थी, एक ट्रांसप्लांटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन व्हिच वाज meant to destroy the traditional Indian education system। और उनका उद्देश्य बहुत साफ था, डिलिंक इंडिया फ्रॉम इट्स पीपुल, या एक बहुत सामान्य शब्द है डिलिंक इंडियंस फ्रॉम इंडिया, मतलब है डिलिंक इंडियंस फ्रॉम देयर कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज, क्वेस्ट, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। शिक्षा यही तो करती, और उन्होंने इस पे पूरी सफलता पाई, ये हम सब जानते हैं। हमारी भाषा समाप्त कर दी उन्होंने, हमारे स्कूल समाप्त कर दिए और हमें अपनी संस्कृति से तोड़ दिया। पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए शिक्षा नीति में और ढूंढना चाहिए कि क्या यह शिक्षा नीति फिर से डज इट लिंक इंडियंस टू इंडिया? क्या यह भारतीयों को भारत के से जोड़ती है? क्या यह भारतीयों को भारत की ज्ञान परंपरा से जोड़ती है? क्या यह भारतीयों को भारत की संस्कृति से जोड़ती है? क्या यह उन्हें इस लायक बनाती है कि वे अपनी संस्कृति का विश्लेषण कर सकें और देख सकें कि उसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो आज भी प्रगति में सहायक हो सकते हैं? क्योंकि हमें पुराने को इस तरह नहीं देखना कि हाँ वही अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, हम जिस गुरु थे उसके गीत गाते रहे, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। प्रेरणा मिल सकती है कि अगर हम थे तो हमें आगे बनना है, लेकिन बनना कैसे है उसका प्रश्न इस नीति में ढूंढना चाहिए, उसका उत्तर इसमें ढूंढना चाहिए कि क्या इस नीति में ऐसी कोई बात कही गई है? क्या इस नीति ने हमारी भारतीय संस्कृति के जुड़ाव को अच्छे ढंग से समझा और समझाया है? अगर नहीं है तो नीतियां तो बनती रहती है, हम फिर उसी ढंग से चले जाएंगे। हमने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, हमने मालाएं पहनाई, खूब पहनाई, और एक के बाद जब के पहनाई, स्वागत किए, और स्वागत में ऐसा लगा कि जो जिसका स्वागत हो रहा है उससे श्रेष्ठ कोई और है ही नहीं। हमने वेबिनार में उसको बदला नहीं, हम पूरी वही ढंग से चल रहे हैं। यही समय गहन चिंतन विचार विमर्श में हो सकता है। हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है शिक्षा की अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग, ये 4 सोपान है। अध्ययन, जिसमें एक अपेक्षा की जाती थी कि शिक्षा विभाग के लोगों ने बैठकर 2, 4, 6 घंटे बैठकर एक एक बिंदु को पढ़ा होगा, आपस में चर्चा की होगी, बातचीत की होगी। मनन का अर्थ है कि घर जाने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि इस नीति में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था, और ये वही सोच सकता है जो 1986 और 92 की शिक्षा नीति भी पढ़ चुका हो। मैं शिक्षा विभाग के लोगों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, और जो कोठारी कमीशन की चीजों को भी जानता हूं। ऐसा व्यक्ति अगर मनन करता, आप अपने अकेले में सोचता, तो निश्चित रूप से वो ऐसे कुछ तत्व निकालता जो सचमुच दई प्रेरणा पैदा करते। फिर अगला स्टेप आता है चिंतन। आपस में फिर बैठिए, अरे भाई उस दिन चर्चा हुई थी लेकिन आपने ये बिंदु रह गया या ये बिंदु छूट गया। और चौथा सोपान है उपयोग। उपयोग कैसे करेंगे? इस शिक्षा नीति से हम क्या बदल देंगे, कैसे बदलेंगे? चुनाव के लिए क्या चाहिए? मैं बार बार दोहराता हूँ, यूनेस्को ने एक समिति बनाई थी कि 21वीं शताब्दी में शिक्षा कैसी होगी। डिलोस कमीशन रिपोर्ट को शिक्षा से जुड़े लोगों ने पढ़ा है, सब जानते हैं, मैं दोहरा रहा। उसका टाइटल है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। जब ये टाइटल
आपके सामने आता है तो क्या आपके मस्तिष्क में स्वामी विवेकानंद का वाक्य आता है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। संपूर्ण ज्ञान का भंडार मनुष्य के अंदर है, बच्चे के अंदर है, छात्र के अंदर है, विद्यार्थी के अंदर है, युवा के अंदर है। आप क्या कर रहे हैं? आप नया कुछ नहीं दे रहे हैं, आप उस भंडार को खोलने के तरीके बता रहे हैं, उसमें कुछ संग्रह करने के लिए, उसमें जो भंडार में जो हीरे मोती हैं उनको निकालने का तरीका बता रहे हैं। क्या वो तरीके की बात इसमें है? ये प्रश्न पूछना चाहिए। क्या इस नीति में आपको ये मिला है कि एजुकेशन हैज नो मीनिंग इफ इट डज नॉट डेवलप कैरेक्टर? क्या इस नीति को पढ़कर आपके मन में ये बात आई है कि महात्मा गांधी ने सेवन सोशल सिंस, इनकी चर्चा पहले उसमें हुई होगी, 1925 में लिखे थे, और उसमें था नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। इसका उत्तर है क्या इसमें? ज्ञान का कैसे उपयोग हो? मैंने अभी आपको दूसरे संदर्भ में जापान का जिक्र किया। 1945 में जब पहला एटम बम बना था लॉस एलमोस में, तो क्या था? वैज्ञानिक ज्ञान चरम सीमा पर था। द साइंटिफिक नॉलेज वाज एट its peak on that day, जिस दिन एटम बम का परीक्षण हुआ। मगर उसके बाद क्या हुआ? उस समय वैज्ञानिकों ने सोचा अब जो ऊर्जा की नई दिशा हमने प्राप्त कर ली है, नया स्रोत प्राप्त कर लिया है, हमने एटम का खनन कर लिया है, न्यूक्लियर एनर्जी बना ली है, आगे चलकर विश्व में किसी को ऊर्जा की कमी नहीं होगी, ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होगा, और इसका उपयोग अनेक प्रकार की चीजों में हो सकेगा, जीवन में जहां जहां मेडिकल साइंसेज में होगा, इंजीनियरिंग में होगा, हर जगह होगा। जब वैज्ञानिक यानी सर्व से मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स of the developed nations and the world as a whole were considering these possibilities, something else was happening. People in power were planning something else. They were thinking of dropping a bomb on the Hiroshima, and they did. ज्ञान का चरम और मनुष्य की क्रूरता का चरम दोनों यहाँ पर आपको मौजूद है। इनका विश्लेषण अगर आप करें तो आपको लगेगा कि कुछ और भी चाहिए, केवल ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान अच्छा है, पवित्र है, गीता में कहा गया है, लेकिन knowledge has no meaning if you do not know how to utilize that knowledge. सर्वभूत हिते रजा के लिए अगर ज्ञान के उपयोग को आपने शिक्षा में बच्चों को नहीं समझाया या खुद नहीं समझे, तो इस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। इसका उत्तर मैं इसमें ढूंढना चाहूंगा, क्या उत्तर है या नहीं है। ये उत्तर ढूंढने की बात प्रारंभ होनी चाहिए थी। क्या इसमें वास्तव कुटुंबकम की बात है? सारी दुनिया में कहा जा रहा है कि अब देयर आर 4 pillars ऑफ एजुकेशन: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द 4th pillar, and the 4th pillar interestingly is learning to live together. आज से 50 साल पहले ये महत्वपूर्ण नहीं था। आज सारे विश्व के हर देश में महत्वपूर्ण है। सभी की डेमोग्राफी बदल गई है, संस्कृतियां बदल गई हैं, विभिन्न भाषाओं के साथ उन लोगों को रहना पड़ रहा है जो एक भाषा, एक धर्म, एक परंपरा के अंतर्गत रहते थे। अब नहीं चलेगा। उनके यहाँ जो लोग आए हैं 17%, 20%, 25%, वे वापस नहीं जाएंगे। ऐसे लोग भारत की ओर देख रहे हैं, जहां पर हजारों साल से लोग वीरताओं का सम्मान करते थे, उनके साथ रहना सीख चुके थे। आपका कर्तव्य है उसका उत्तर ढूंढना। क्या भारत, जिसके लिए सारी दुनिया उसकी ओर देख रही है, इस लायक है कि वो कह सके कि हाँ हमने ऐसा किया है, हम ऐसा कर सकेंगे? अगर ऐसा हम नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कह सकें कि हम गर्व करते हैं इस शिक्षा नीति पर। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो मैं आपके सामने रखता हूं, जो हमारे सामने शिक्षा जगत के सामने और कम से कम गया में स्थापित यूनिवर्सिटी के सामने तो चुनौती है, क्योंकि आपके सामने जो आपकी धरोहर है, जो आपकी विरासत है, वो तो भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई। ये कहकर आप प्रसन्न हो सकते हैं कि हाँ हम उसके उत्तराधिकारी हैं, मगर मेरे मित्रों, उसके स्तर का ज्ञान आपको उत्पन्न करना है।
क्या आपको ये शिक्षा नीति उसमें सहायता देगी? क्या आपको वो लोगों को प्रबुद्ध बनाने में ये शिक्षा नीति सहायता देगी? क्या ज्ञान की खोज और शोध के लिए अब आपके पास और अधिक अवसर होंगे और अधिक संभावनाएं होंगी, जिससे जिस ज्ञान परंपरा के लिए बोध गया का नाम जाना जाता है, जिस ज्ञान के लिए बिहार का नाम जाना जाता है, बौद्ध धर्म के लोगों के बारे में जाना जाता है, उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाकर आप 5 साल 6 साल 4 साल बाद कह सके कि नई शिक्षा नीति में इतने तत्व थे जिनका हमने उपयोग किया, अध्ययन किया और उनका उपयोग करके हम यहाँ पर पहुंचे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे सामने चुनौती है दुनिया को बताने की कि नहीं, हम वी नो हाउ टू लर्न, वी हैव लर्नड हाउ टू लिव टुगेदर। हमने विविधताओं को टॉलरेट नहीं किया है, नॉट टॉलरेंस बट एक्सेप्टेंस। ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए मेरे जैसे व्यक्ति ने एनसीईआरटी में रहते हुए ये कहा था कि हर बच्चे को सब धर्मों के तत्व पढ़ाए जाने चाहिए। They should know the commonalities and learn to respect differences wherever these exist. और 12 सितंबर 2002 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम 2002 को कहा था, ये काम 50 साल पहले होना चाहिए था। इससे सेकुलरिज्म सुदृढ़ होता, सामाजिक सद्भाव बढ़ता, पंथिक एकता बढ़ती और लोग एक दूसरे के साथ मिलते। They would have learned much better how to live together. अगर भारत का विकास होना है, भारत का समेकित विकास होना है, समग्र विकास होना है, तो उसकी जड़ कहाँ से आएगी? उसकी जड़ भारत के प्राइमरी स्कूलों के कमरों से आएगी, उनके खेल के मैदानों से आएगी। और इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं, जो मुझे पहले सुन चुके होंगे उन्हें आश्चर्य होगा कि मैं क्यों दोहराता हूं, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत के समेकित और समग्र विकास का रास्ता भारत के गांव के प्राइमरी स्कूल से होकर जाता है। इस वाक्य को 2 बार दोहराइए तो आपको लगेगा कि अगर ये किया होता, ये जापान ने किया, ये चीन ने किया। चीन ने जो शिक्षा पद्धति प्राइमरी स्कूल में अपनाई, वो महात्मा गांधी वाली शिक्षा पद्धति। हर बच्चा कुछ कुछ बनाता था, उत्पादन करता था, स्कूल उसको रखता था, उसके लिए जगह देता था, गांव के लोगों से कहा जाता था इसको खरीदिए, खरीद होती थी, बच्चे को कुछ पैसे मिलते थे, उसका उत्साह बढ़ता था, उसका मनोबल बढ़ता था। नतीजा ये हुआ कि अगर आपकी प्रारंभिक शिक्षा मजबूत हुई तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में आपको आगे चलकर कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चीन की अन्य बातों को मैं छोड़ दूं, मैंने तो शिक्षा में ही देखा है, स्कूलों में जाके देखा है, और मैंने देखा है कि कोई भी चीन का स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें समाज लगातार सहयोग न कर रहा हो। सरकार अपना कर्तव्य करती है, सरकार के कर्तव्य और उनका योगदान हमेशा सीमित होता है, लेकिन समाज के ऊपर कोई बंधन नहीं होता। वो स्कूल को चाहे जितनी मदद कर सकता है, जितना चाहे अच्छा कर सकता है। क्या वो स्वायत्तता आपको इस शिक्षा नीति में मिली है? और मिली है तो क्या आपका विश्वविद्यालय कम से कम 150 स्कूलों को इस स्तर पर लाएगा कि उनकी साख बढ़ जाए, जनता में उनकी स्वीकार्यता बढ़ जाए? 1950, 55, 60 तक सबसे अच्छे स्कूल सरकारी स्कूल माने जाते थे और हर जगह उनकी प्रशंसा होती थी, उनके अध्यापकों की प्रशंसा होती थी। क्या उन आज के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के सम्मान के लिए आपके लिए कुछ है इस में? नहीं है, यह प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं इस जुड़ाव की बात करता हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि मैंने यह वाक्य बार बार दोहराया है कि हर देश की शिक्षा पद्धति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को में माना जाता है कि एजुकेशन इन एवरी नेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर कमिटेड टू प्रोग्रेस। हर देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें गहराई तक उस देश के संस्कृति में होनी चाहिए। कुछ लोगों को बड़ा इतराज है, संस्कृत शब्द का नाम लेने से इतराज। मुझे नहीं है, क्योंकि कोई भी देश बिना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए आगे नहीं बढ़ सकता। आज दुनिया में अमेरिका का हर जगह नाम आता है। कुछ दिन पहले सैमुअल हंटिंगटन की एक दूसरी किताब आई थी। पहली थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो बहुत चर्चित हुई, दूसरी आई जो कम चर्चित हुई, मगर उसका शीर्षक था हु आर वी, हम हैं कौन। और अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने लिखा कि हमारी संस्कृति वास्प कल्चर है, WASP, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। जो मूल संस्कृति हो तो उन्होंने समाप्त कर दी, बंदूक से समाप्त कर दी, हो तो अलग कहानी।
बड़ी दयनीय है और कष्टकर कहानी। लेकिन जो मुख्य बात है जो मैं इस वक्त कहना चाहता हूं कि उस किताब में उन्होंने सिद्ध किया कि अमेरिका की कल्चर व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट कल्चर है, क्योंकि पहले सेटलर्स थे वो ये लोग थे जो आयरलैंड से यूरोप से गए थे। क्यों बनी हुई? वहां तो हर धर्म के लोग पहुंच गए, क्रिश्चियनिटी के भी सब विभिन्न जो उनके डिविजन्स हैं पंथ उनके लोग पहुंचे हुए। अमेरिका तो वो देश नहीं है, मतलब कम्युनल नहीं, थियोक्रेटिक देश नहीं है। फिर वहां के लोग कैसे मान लेते हैं कि यहाँ की मूल संस्कृति वही है जो सबसे पहले आगे सेटलर्स थे यहाँ की थी। फिर उन देशों में जहाँ के मूल निवासी आज भी हैं और जिन्होंने ज्ञान की नई परंपराएं पैदा की, जिन्होंने भारत को ज्ञान में श्रेष्ठ बनाया, उस संस्कृति को आप आंख मूंद नहीं सकते। मैं उस चीज को यहाँ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर चर्चा करें कि जो प्रश्न प्रतिप्रश्न परिप्रश्न की पेडागॉजी इस देश में विकसित हुई थी, डायलॉजिकल ट्रेडिशन हुआ था, क्या इस शिक्षा नीति में उसका जिक्र है? मुझे मिलता है, मैं देखता हूँ जब ये कहा जाता है कि प्रश्नों का प्रकार बदल जाएगा, अब प्रश्न दूसरे ढंग से पूछे जाएंगे, अब वो बच्चे को याद करने की बात नहीं रहेगी, वो विचार भी करेगा। जो विचार करेगा उसकी एटॉमिक एनर्जी का उपयोग में नहीं करेगा, वह उसका उपयोग किसी अन्य ढंग से करेगा। सबसे बड़ी बात थिंकिंग इज वन ऑफ द इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। हमें इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया में जिन विद्वानों ने हमारे देश की संस्कृति का अध्ययन किया, साहित्य का किया, ग्रंथों का किया, उन सबने माना है कि इस विश्व में यदि शांति स्थापित करनी है, यदि लोगों को साथ साथ रहना सीखना है, तो उन्हें भारत का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमारे बहुत से लोग जो भारत की संस्कृति से परिचित नहीं है, वो हंसेंगे कि भारत का रास्ता कौन मानेगा, गांधी का रास्ता कौन मानेगा। अर्नाल्ड टॉयनबी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। उन्होंने लिखा कि मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ये भली बात स्पष्ट हो रहा है कि एक अध्याय जिसकी शुरुआत पाश्चात्य थी, यदि उसका अंत मानव जात के आत्मसंहार में नहीं होना है, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी में नहीं होना है, तो समापन भारतीय होगा। अगर विश्व को जीवित रहना है, अगर इस पृथ्वी को बने रहना है, अगर ह्यूमैनिटी को रहना है, तो भारत का रास्ता, समापन भारतीय होगा। मानव इतिहास के सबसे अधिक खतरनाक क्षण में मानव जात की मुक्ति का यदि कोई रास्ता है तो भारतीय है। चक्रवर्ती अशोक और महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और श्री रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश मानव जाति को बचा सकते हैं। या हमारे पास एक ऐसी मनोवृत्ति और भावना है जो मानव जाति को एक परिवार के रूप में विकसित होने में सहायक हो सकती है। और इस अणु युद्ध में विकास यही विकल्प। वसुधैव कुटुंबकम को हम दोहराते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन जो समझ है वो इसमें निहित है, अर्नाल्ड टॉयनबी के उसमें निहित। और ये कौन कर पाएगा? मैं इस शिक्षा नीति में चेतन निर्माण की बातें ढूंढता हूं और मुझे मिलती हैं। पांच मानव मूल्यों की बात कही गई। 2000 में नवंबर 2000 को 14 नवंबर 2002 को एनसीईआरटी ने एक सिलेबस रिलीज किया था, करिकुलम फ्रेमवर्क की रूपरेखा रिलीज की थी। सिलेबस नहीं था, करिकुलम की रूपरेखा थी, जिसमें यह कहा गया था कि 5 मानव मूल्य ऐसे हैं जो हर शिक्षक को हर समय याद रखने चाहिए। वो चाहे फिजिक्स पढ़ा रहा हो, चाहे वो खेल खिला रहा हो, चाहे वो कल्चरल मीट ऑर्गेनाइज कर रहा हो। ये कौन से मूल्य हैं? ये मूल्य सर्वमान्य, वैश्विक, इनमें किसी ने आज तक एतराज नहीं किया। और ये मूल्य है ट्रुथ, सत्य, अहिंसा, शांति, धर्म। धर्म का अर्थ है राइटियस कंडक्ट,
सद आचरण, और पांचवा प्रेम, भाईचारा। आप इन 5 को 10 में बदल लें, लेकिन मूल भावना इन्हीं 5 की थी जो कही गई थी। लोगों ने कुछ ऐतराज किए थे, वो कहानी दूसरी है, लेकिन अब इस बार फिर से ये 5 मूल्य इस शिक्षा नीति में आए हैं और कहा गया है कि मॉरल, एथिकल, ह्यूमनिस्टिक मूल्यों के साथ साथ मुख्य रूप से यही ये सार्वभौमिक मूल्य है जो हर एक को स्वीकार करने चाहिए, और जो सत्य को स्वीकार कर लेगा वो हिंसा का कोई रूप स्वीकार करेगा ही नहीं। गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा मेरे आराध्य हैं, लेकिन अहिंसा तो सत्य के पेट में समाई हुई। कितना सुंदर वाक्य है कि अहिंसा तो उसी का हिस्सा है। और उस अहिंसा को उन्होंने कई और ढंग से भी कहा। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये 5 मूल्य आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब आप बच्चों के साथ संपर्क में आते हैं तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे होता है, मैं ये बात भी बार बार दोहरा चुका हूं, बहुतों ने कहा, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, जो भी नए लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं कि मैं जब एमएससी का विद्यार्थी था 1962 में, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भौतिक शास्त्र के मेरे प्रोफेसर थे। रज्जू भैया के नाम से उन्हें सारा देश जानता था। उन्होंने मेरे को देखा कि मैं एक नई कमीज पहनकर खड़ा हूं, वो सामने से गुजर रहे थे, आए और उन्होंने धीरे से मेरी कमीज पे ऐसे हाथ रखा और कहा, नई है, बहुत अच्छी है, घर में सबके लिए बनी है या नहीं बनी। और इस एक वाक्य में उन्होंने जीवन मूल्यों का एक पाठ मुझे पढ़ा दिया। वो चले गए, भूल गए होंगे, लेकिन मैं आज तक नहीं भूला। मेरे हजारों विद्यार्थियों को मैंने सुनाया है, उन्होंने अपने हजारों विद्यार्थियों को सुनाया होगा। समाज ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही हमें पाठ मिलते हैं। इन मूल्यों के बारे में आप अगर किसी विद्यार्थी को कहेंगे, कुछ बताएंगे, समझाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये कमीज वाला उदाहरण कितना सुंदर उदाहरण, लेकिन हाँ, मैंने उसको भूला नहीं। आप देखिएगा, आप किसी खिलाड़ी को कुछ एक शब्द बता देंगे, वो जीवन भर याद रखेगा। 50 साल बाद आपसे कहा, सर आपने ऐसे ऐसे कहा था। मेरे विद्यार्थी अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बड़े बड़े पदों से हो रहे हैं, और वे मुझे जब कहते हैं कि सर आपने उस जैसे कहा था, तब तो बहुत बुरा लगा था, मगर प्रश्न ये है, मूल्यों की शिक्षा इस नीति में है या नहीं। चरित्र के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बाकी चीजें तो अलग है कि आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं या आप ये ले सकते हैं, ये तो सभी पढ़ लेंगे, लेकिन क्या बात पर आपका ध्यान जाएगा कि चरित्र निर्माण की आवश्यकता इस देश को है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हमारे बड़े शिक्षाविद थे, हम लोग उनका बड़े सम्मान से नाम लेते हैं। बड़े भौतिक शास्त्री थे, बड़े शिक्षाविद थे। पहली शिक्षा नीति उन्हीं के कमीशन रिपोर्ट आई थी, जिसका शीर्षक था एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। और उसी नीति के आधार पर पहला निर्णय हुआ था कि लड़कियां भी गणित और मैथमेटिक्स पढ़ सकती और पढ़ेंगी, जबरदस्ती पढ़ेंगी। अगर वो संस्कृति ना आई होती तो लड़कियों को तो होम साइंस स्पिरिट बेबी करके हटा दिया जाता था। आज उस एक व्यक्ति की दूरदृष्टि से देश में लाखों करोड़ों लड़कियों ने उच्च शिक्षा पाई है, गणित और विज्ञान में नाम कमाया है, हर क्षेत्र में नाम कमाया। शिक्षा नीति का इतना प्रबल प्रभाव पड़ता है, वो प्रबलता क्या आपने इस नीति में देखी है या नहीं देखी? और हमारी आवश्यकता क्या थी? प्रोफेसर कोठारी से वो मैं कहता हूं, उनसे पूछा गया करीब 25 साल बाद कि सर अगर आप फिर से चेयरमैन हो जाए तो आप क्या परिवर्तन करेंगे? ये प्रश्न किसी से ही पूछा जा सकता है, किसी कुलपति से पूछा जा सकता है कि सर अब तो आप 5 साल पहले सेवानिवृत्त हो गए, दोबारा हो जाए तो क्या करेंगे? तो अपने अनुभवों का कुछ तो लाभ उठाएगा, कुछ नई बात कहेगा। डॉक्टर कोठारी ने कहा, नहीं मैंने इस पर सोचा है, अब अगर दोबारा से मुझे शिक्षा मतलब कमीशन रिपोर्ट बनानी पड़े या शिक्षा नीति बनानी पड़े तो मैं उसका शीर्षक बदल दूंगा। मेरा नया शीर्षक होगा एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। बड़े मनीषी थे, आध्यात्मिकता में बहुत प्रखर थे, बहुत गहराई तक जा चुके थे, भौतिक शास्त्र के तो अध्येता थे ही।
एटम एंड स्पिरिचुअलिटी जैसी पुस्तकें उन्होंने बाद में लिखी, जो लोगों ने बहुत सम्मान पूर्वक पढ़ी। उन्होंने जब ये बात की, तो आप ये बात उन्होंने 88-89 में कही थी, तब से 30 साल 32 साल हो गए। उसको ढूंढिए, चित्र निर्माण के लिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं, क्या हम ऐसे लोग तैयार कर सकेंगे? हाँ, हमें करना तो यही पड़ेगा। कहाँ हमें उसका स्रोत क्या है? इसको ऐसे भी कहा जाता है कि किसी भी शिक्षा नीति को 4 बिंदुओं पर परीक्षण करना चाहिए। पहला, किसे पढ़ाएं, यानी बच्चे। क्या बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं का इस नीति में अध्ययन किया गया है और उसके समाधान ढूंढे गए हैं? ढूंढे गए हैं। मैं इसके उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, जैसे 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को निरंतरता में शामिल करना और ये स्वीकार करना कि 85% मस्तिष्क का विकास इसी उम्र में होता है, इस उम्र की महत्ता को स्वीकार करना, इस बात का उत्तर देता है कि इस नीति ने किसे पढ़ाएं, यानी बच्चे के बारे में सोचा है, उसकी आवश्यकताओं को सोचा है, उसे क्या मिलना चाहिए इस पर सोचा है, और वो देने का काम जिनको करना है उन्हें तैयार करना अलग बात है, लेकिन ये इस पर विचार है। और उसमें जो जो नया है वो निकालिए, जो आपको प्रभावित करता है वो निकालिए। किसे पढ़ाए हो गया, फिर दूसरा है क्या पढ़ाएं, करिकुलम डेवलपमेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें कहा गया है कि हम इससे पाठ्यक्रम का बोझ कम करेंगे। हम कितने वर्षों से, करीब 30 वर्षों से विशेष रूप से प्रसिद्ध लेखक आर.के. नारायण के राज्यसभा के भाषण के बाद से और विशेष रूप से बस्ते का बोझ कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे। अब एक निश्चित नीतिगत निर्णय लिया गया है और उसको इस वर्ष इस एकेडमिक सीजन के लिए लागू भी कर दिया गया। अब प्रश्न उठेगा कि आपकी विशेषज्ञता क्या इसमें है कि क्या निकाला जाए। जोड़ना पाठ्यक्रम में आसान होता है, निकालना बहुत कठिन होता है। उसके लिए अध्ययनशीलता चाहिए, उसके लिए बहुत विचारशीलता चाहिए। क्या विश्वविद्यालय इस तरह के कामों में आगे बढ़कर शोध करेगा, प्रारूप तैयार करेगा? क्या विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग इसे अपनी जिम्मेदारी मानेगा कि पाठ्यक्रम डेवलपमेंट एनसीईआरटी में होता हो, कहीं और होता हो? लेकिन मुझे भी तो अध्ययन करना चाहिए, मुझे भी विशेषज्ञ तैयार करने चाहिए। हाउ टू रिमूव द ऑब्सोलेंस एंड ब्रिंग इन व्हाट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। क्या ये प्रावधान आपने ढूंढे हैं, आपको मिले हैं? क्या आपने इस बात से आप कन्विंस्ड हैं कि अब शिक्षा में जो मेरे क्या पढ़ाई की बात पे ज्यादा नहीं कहूंगा, समय शायद नहीं होगा मेरे लिए। तीसरा है कैसे पढ़ाएं। पहला था किसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, तीसरा कैसे पढ़ाएं। तो कैसे पढ़ाएं में आप बदलाव आ गए, वो बदलाव इसमें है। ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई है। ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये जो वेबिनार्स हैं इनमें बोलने के लिए मुझे भी सीखना पड़ा, और बच्चों से सीखा मैंने कि कैसे मैं लिंक कनेक्ट करूं या करूं। बहुत थोड़ा सीखा है, लेकिन सीखा तो है। न सीखता तो आपसे बात नहीं कर पाता। इसी तरह जो व्यक्ति एक कौशल आज सीख लेता है, अगर वो कहे कि नहीं इसी कौशल से मैं जीवन भर इसका उपयोग करूंगा, उसको किसी न किसी ढंग से 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी। नए कौशल सीखने के लिए तैयारी, और दूसरा जो कौशल आज सीखा है वो 3 साल बाद उसमें जो परिवर्तन हो जाएंगे वो भी सीखना पड़ेगा। छोटा सा उदाहरण है, मोबाइल का उदाहरण ले लीजिए। जो मोबाइल 5 साल पहले आपने देखा था, वो जो काम करता था आज का मोबाइल है। जो 5 साल पहले इस्तेमाल करता था उसे आज का दे दीजिए, क्या वो कर पाएगा? नया सीखना पड़ेगा। तो ये जो तीसरी चीज है विधा, ऑनलाइन लर्निंग। और इस ऑनलाइन लर्निंग में उन चीजों का क्या होगा जो संवेदनात्मक स्तर पर बच्चे को चाहिए। बच्चे को अन्य बच्चों के साथ बैठने की आवश्यकता है, उनसे बातचीत करने की आवश्यकता है, उनके साथ खेलने की आवश्यकता है। आज के समय में उन सब चीजों की पूर्ति कैसे होगी, ये इससे निकलना चाहिए। निकला है क्या? उत्तर है या प्रश्न भी नहीं है, उत्तर भी नहीं। और शिक्षा विभाग ने क्या कभी एक संगोष्ठी की बात सोची है जो सिर्फ वही लोग बैठे आपस में और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे कि हाँ मुझे ऐसा चाहिए नहीं चाहिए। मैं एक बात अभी मैं थोड़ा सा कहना चाहता था
कि बच्चे को जानने में बहुत सी चीजें समझनी पड़ती। महात्मा गांधी को ले लीजिए। महात्मा गांधी क्या थे? सामान्य विद्यार्थी थे। मैट्रिकुलेशन में 39% नंबर थे। एक बार किसी में फेल भी हो गया, चोरी भी की थी, मांस भी खाया था, माँ को कोयल की आवाज निकाल करके बहलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो महात्मा गांधी बन गए क्योंकि उनके घर के संस्कारों में, स्कूल के संस्कारों में बता दिया गया था जो भी करो थोड़ा सोच लो, विचार कर लो, मनन चिंतन करो, और हर गलती के बाद उन्होंने उसको सुधार करने का कोशिश की। क्या ये हर बच्चे के केस में लागू नहीं होगा? सिर्फ ये कहना कि महात्मा गांधी महात्मा थे, हम उनको अपने से दूर कर देते। लेकिन बच्चों के साथ जरा ये चर्चा करिए, 49% मार्क्स थे उनके मैट्रिकुलेशन में, और हर प्रकार की शैतानी भी की थी, गलती भी की थी, लेकिन एक चीज थी जिसने उनका उद्धार किया कि जो गलती होती थी उसे सुधार करने के लिए करते थे। एक बार चोरी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा अपने पिताजी को, अपने भाई का कर्ज मिटाने के लिए कुछ बेचा था, पत्र लिखा पिताजी को कि मैंने ऐसा ऐसा किया, दिया। पिताजी अस्वस्थ थे, उन्होंने पत्र पढ़ा, और उस मार्मिक घटना को आप उनकी कथा में पढ़े, जिसमें वो कहते हैं पिता की आंखों से अश्रु निकले, मेरी आंखों से भी निकल रहे थे, हम दोनों के बीच में एक शब्द भी नहीं कहा गया, मगर परिवर्तन हो गया। आप परिवर्तन कर सकते हैं। और ये चौथा ये है, कौन पढ़ाए? जो चौथा इसका परीक्षण होना चाहिए वो है कौन पढ़ाए। बच्चों के अध्यापकों के बीच में मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं पूछूंगा, अब आप जरा अपने अंदर झांकिए कि आप में वो कौन कौन से गुण हैं जो आपको पढ़ाने लायक बनाते हैं। क्या आप में संवेदनाएं हैं? आप में कर्मठता, लगनशीलता है? कितनी है? क्या उसे बढ़ाने की आवश्यकता है? क्या आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं? क्या आप हर वक्त बता सकते हैं कि पिछले वर्ष मैंने 2 पुस्तकें लिखी या मैंने 3 शोध पत्र बनाए और इतने अच्छे स्तर के बनाए? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं कि हमेशा मनुष्य का लक्ष्य आगे से आगे होना चाहिए? जे.आर.डी. टाटा ने लिखा है कि जो भी कार्य कर रहे हो, एम एट परफेक्शन, अच्छे से अच्छा करूंगा। यू मे नॉट रीच परफेक्शन बट यू विल अचीव एक्सीलेंस। उत्कृष्टता तो आएगी ही। किसी विश्वविद्यालय का कोई डिपार्टमेंट कैसे नामी हो जाता है, हर जगह उसकी चर्चा होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां के सब लोग एक साथ काम करते। दे हैव लर्न लर्निंग टू वर्क टुगेदर, लर्निंग टू एक्सप्लोर टुगेदर, लर्निंग टू डिस्कस टुगेदर, लर्निंग टू कॉम्प्रिहेंड टुगेदर। ये विश्वविद्यालयों के बढ़ने के लिए सूत्र है, यही मंत्र है। गांधी जी के संबंध में एक और पैटर्न मैं सुनाना चाहता हूं। उनके एक सचिव थे महादेव देसाई, उनके पुत्र थे नारायण देसाई, जो गांधी कथा कहते थे। 5-6 दिन गांधी कथा सुनाते थे देश में, बहुत ही अच्छे, मैंने सुनी है कई बार। तो उन्होंने कहा कि गांधी से एक बार किसी ने पूछा, और इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा, शायद मेरा समय हो गया। इस गांधी से एक बार डॉक्टर मोटे, MOTE है, पता नहीं डॉक्टर मोट कहेंगे या मोटे कहेंगे, मुझे पता नहीं, उन्होंने पूछा, स्वतंत्रता के पहले पूछा था कि भारत के समय इसके समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आज अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि गरीबी की समस्या थी, अशिक्षा की समस्या थी, अंग्रेजों को हटाने की समस्या थी, भूखमरी की समस्या थी, छुआछूत की समस्या थी, रंगभेद की समस्या थी, अनगिनत समस्याएं थी। तो सोचा गया गांधी जी इन्हीं में से कोई कहेंगे, मगर गांधी ने इनमें किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, अच्छा, सो यू आर आस्किंग मी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री? इट इज द केयरलेसनेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। प्रबुद्ध व्यक्तियों का की जो विरक्ति है समाज से, लोगों से, देश से, आवश्यकताओं से, समस्याओं से, केयरलेसनेस, क्या वो आज लागू नहीं है? क्या वो आज लागू नहीं है?
जो हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जनतंत्र के मूल्यों का हनन हो रहा है। सामान्य व्यक्ति आज भी घबराता है, चीजों से डरता है। कहता है ना, 3 कोट, काला कोट, सफेद कोट और भूरा कोट। राजस्थान में ये प्रचलित कहावत है कि गांव में कहते हैं इन 3 कोट से लोग बचाए रखे। क्या सर? काला कोट माने वकील, भूरा कोट पुलिस और सफेद कोट डॉक्टर। ये बहुत कुछ कहता है। इसका अर्थ आप निकालिए तो आपको लगेगा कि जब हम चरित्र की बात करते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि जो हमारी व्यवस्था है, जो तंत्र है, उस तंत्र में जो सामान्य व्यक्ति है, अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, वह उस तंत्र से समीपता का आभास क्यों नहीं कर पाता? वो उससे दूर क्यों भागता रहता? कहां पर कमी है हमारे पास? क्या हम लोगों का चरित्र नहीं बना पाए? हम एम्पैथी नहीं पैदा कर पाए? दुनिया का बड़े से बड़ा स्कैंडल अनपढ़ व्यक्ति नहीं करता, पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है। और इसलिए गांधी ने कहा, महादेव नारायण देसाई ने कहा, गांधी ने 2 शब्द बनाए। पहला तंत्र। तंत्र तो हम सब जानते हैं, मतलब सरकार है, संविधान है, ये उसको एक में जोड़ दीजिए तो तंत्र है। लेकिन तत्व क्या है? तत्व तो केवल एक ही है, तत्व है सत्य, सत्य अहिंसा। और तत्व केवल को और अगर आप अच्छे ढंग से बताना चाहें, समझना चाहें, तो है जो मस्तिष्क में आता है वही बोलिए, और जो बोलिए वही करिए। आपको सारे का सारा चरित्र इसमें दिख जाएगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। जो मन में आता है, जो पहला विचार आता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। और जो कहा जाए अपने शब्द पर रहिए, जो कहा जाता है वचनबद्ध। अगर आपने अध्यापक होने के लिए आप वचनबद्ध हैं, तो जीवन पर्यंत सीखने के लिए भी वचनबद्ध, सहायता करने के लिए भी वचनबद्ध, और यही आपका सारा कुछ निर्धारित कर देगा। रही चरित्र की बात, तो मैं एक विवेकानंद जी का एक छोटा सा उदाहरण पढ़ देता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस नीति में ये ढूंढा इसी ढंग से जाए, न कि हम ये बताएं कि पैराग्राफ नंबर में ये लिखा है और पैराग्राफ नंबर ये लिखा है, वो अन्य लोग करेंगे। लेकिन प्रबुद्ध विश्वविद्यालय के, भगवान बुद्ध के स्थान के, गया के विश्वविद्यालय में ज्ञान के उच्चतम स्तर पर चर्चा होनी चाहिए कि देश को कैसी शिक्षा चाहिए, देश को कैसा शिक्षा व्यवस्था चाहिए, कैसा तंत्र चाहिए, और किस प्रकार उसमें तत्व की प्रधानता दी जाए, किस प्रकार चरित्र निर्माण हो। स्वामी रंगनाथानंद जी का कथन है कि अध्यापक क्या करता है, उसके सामने एक मासूम सा कोई व्यक्ति आता है, बच्चा आता है, पर्सन आता है, वो व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदल देता है। आप क्या कर रहे हैं? आपका उत्तरदायित्व है टू ट्रांसफॉर्म ए पर्सन इनटू पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विकास, इसमें चरित्र विकास में शामिल। अब स्वामी जी ने लिखा, ये तुम सचमुच किसी व्यक्ति के चरित्र को जांचना चाहते हो, तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो। कोई किसी पद पर रहा है या डॉक्टर राजपूत एनसीईआरटी के चेयरमैन है, इसका कोई महत्व नहीं। उन्होंने किया क्या है, ये महत्वपूर्ण। क्या नहीं किया है, वो उससे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुम सचमुच किसी व्यक्ति के चरित्र की जांच करना चाहते हो, तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो। हर मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम एक महान व्यक्ति का वास्तविक चरित्र ज्ञात कर सकते हो। आकस्मिक अवसर पर तो छोटे से छोटे व्यक्ति भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान वही है जिसका चेत सर्वदा और सब अवस्थाओं में एक सम रहता है। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसका चेत हर अवस्था में एक सम और एक सा रहता है, ऐसे व्यक्तियों से कोई हमें ढूंढता है। मैंने काफी देर संस्कृत की बात की। मैंने आपको कहा एजुकेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस।
मैंने कहा चैतन्य निर्माण से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। मैंने ये भी कहा कि ज्ञान का कोई महत्व नहीं है अगर उसका उपयोग सर्वभूत हिते रता में नहीं होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में नहीं होता है, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात पॉजिटिविटी में नहीं होता है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को अपने अंदर नीत करना बहुत कठिन काम है। मैं भी उसमें सफल नहीं हो पाता हूं अनेक अवसरों पर, हालांकि प्रयास करता हूं। आप भी प्रयास करके देखिए, हर चीज में सकारात्मक देखिए और देखिए आपको लगेगा कैसे ये चीजें बढ़ सकती हैं। एनसीटी से आप लोग परिचित हैं। एनसीटी का जो एम्बलम है उसमें लिखा हुआ है गुरु गुरुतमो धामा। इसमें बहुत सी चीजें हैं पॉलिसी में, 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, ऐसा वो सब देखने की बात। तत्व क्या है उसमें? तंत्र तो लिखा है, तत्व क्या है? तत्व है जो एनसीटी के एम्बलम में एक संस्कृत के बड़े विद्वान थे पांडुरंग राव, उन्होंने मुझे नोट कर दिया था, गुरु गुरुतमो धामा। गुरु वो जो विद्यार्थी को मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर ले जाता है, मनुष्यत्व से दैवत्व की ओर, ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। गया के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में, उससे जुड़े महाविद्यालयों में, शिक्षा जगत में हम और आप और करोड़ों तक हमारी संख्या पहुंच गई है। हमें क्या कर्तव्य दिया गया? हमें दिया गया है हर बच्चे को मनुष्य तो बनाओ ही, हर पक्ष मनुष्यता का सिखाओ, मगर उसे दैवत्व की राह पर आगे बढ़ाओ। छोटी चुनौती नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं पर जिस चीज को मैं कहता हूं जो शाश्वत है, इटर्नल है, सारी दुनिया अगर उसका पालन करती, 3 ऋण जो मनुष्य के ऊपर आते हैं जो जन्म लेता है, ऋषि ऋण, दैव ऋण, पितृ ऋण, इनके अर्थ और इनके अनुसार कार्य करने के लिए क्या ये शिक्षा नीति लोगों को तैयार करेगी? क्योंकि यदि मनुष्य ने इन ऋणों की बात मानी होती, अगर दैव ऋण ने प्रकृति के साथ उसके संबंध सही होते, मनुष्य ने अपना कर्तव्य निभाया होता, ज्ञान के प्रति अपना कर्तव्य निभाया होता, तो भारत को कहना नहीं पड़ता कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विश्व गुरु। भारत में वृद्ध आश्रम नहीं होते अगर पितृ की भावना को हमने पढ़ना होता, और भारत की नदियां सूख नहीं रही होती, भारत में ग्लेशियर पिघल नहीं रहे होते, लोगों को पानी की समस्या नहीं होती, यदि हमने ये कर्तव्य माना होता हमारे सभी लोगों ने कि हमारा जिम्मा है प्रकृति के साथ अपने संबंधों की डोर बनाए रखने के लिए। मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की बात हो, मनुष्य और ज्ञान की बात हो, मनुष्य और समाज की बात हो, इसको सुदृढ़ करने के लिए यह शिक्षा नीति हम लोगों की समझ में यदि आगे बढ़ाती है तो हम इसका स्वागत करेंगे, और स्वागत करने में बहुत समय नहीं लगाएंगे, हम इसको क्रियान्वित करने के लिए प्रारंभ करेंगे। यही हम सबकी इच्छा है, यही मैं चाहता हूं। मैंने समय के सदुपयोग के संबंध में जो बात तलखी से कही है वो मैं दोहराना चाहूंगा जब समय मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट होता है जब समय का सदुपयोग नहीं होता है, और विशेषकर क्योंकि हम और आप किस ढंग से समय का उपयोग करते हैं ये सीखकर बच्चे बाहर जाते हैं और हजारों लोगों पर प्रभाव पड़ता है। एक ही चीज का प्रभाव पड़ता है, बच्चों का सबसे बड़ा आदर्श अध्यापक होता है, चाहे वे स्कूल में हो चाहे विश्वविद्यालय में। बाकी सचिन तेंदुलकर और सलमान खान बाद में आते हैं, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब वे उधर जाते हैं, अन्यथा वे हम ही में ढूंढते हैं। ये भी एक चुनौती है, आपको भी अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। मैं भी उस प्रयास में हूं और मैंने बंद नहीं किया है। आपने मुझे बुलाया, जो आपको अच्छा लगा हो वो स्वीकार कर लीजिए, जो अच्छा न लगा हो उसे अस्वीकार कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं कि आप इस नीति के अनुसार उच्चतम ज्ञान के स्तर पर कार्य करें और सफल हो और आदर्श विश्वविद्यालय बने। नमस्कार।